नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है। मैं आपको गोदान सुना रही हूँ कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर। 32 अध्याय पढ़कर अब तक मैं सुना चुकी हूँ। आज मैं आपको 33वें अध्याय में प्रवेश कराऊंगी। 32वें अध्याय तक आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी हमको यानी पाठकों को जब चाहे अपने कलम नुमा विमान पर बिठा करके कभी भी हमें गोबर झुनिया और होरी धनिया के गांव ले जाते हैं और कभी भी शहर में ले आते हैं। 32वें अध्याय तक चूँकि गोबर का मन बदल चुका है और वो शहर जाकर मजदूरी करना चाहता है किसानी छोड़कर। उसके पीछे क्या कारण है वो अब तक आप सब पढ़ चुके हैं। उसके परिवार की जो परिस्थितियाँ बन गई हैं, तो उसको लगता है कि अब उसे खूब पैसा कमाने की ज़रूरत है, जो कि वो किसानी से तो नहीं कर पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। तो 33वें अध्याय में अंततः गोबर पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर के मजदूरी के लिए गांव से पलायन करता हुआ दिखाया है प्रेमचंद जी ने। और वो जब लखनऊ के अमीनाबाद शहर में 32वें अध्याय में आपको याद होगा कि वो सुबह सुबह अपने आप को मज़दूरों की पंक्ति में खड़ा पाता है, जहाँ पर लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिन्हें मज़दूरों की आवश्यकता है और वो वहाँ से मज़दूरों को ले जाते हैं चिन्हित करके। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर उसको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात गोबर की होती है जो उसको मजदूर के रूप में ले जाएंगे। और ये व्यक्ति कौन है? ये फिर से प्रेमचंद जी यहाँ मिर्ज़ा खुर्शीद को सीन में ले आए हैं कि मिर्ज़ा खुर्शीद जो हैं वो बहुत सारे तरह तरह के मज़दूरों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, माने मज़दूर जैसा कि ऐसे होना चाहिए कि बलपूर्वक काम करने के लिए, शक्ति वाले काम करने के लिए हृष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ लोगों को ही मजदूर के रूप में चुने जाने की संभावना होती है। लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद यहाँ पर आश्चर्यजनक तौर पर ऐसे लोगों को ले जा रहे हैं जिसे देख के गोबर को बहुत आश्चर्य होता है कि उसमें बूढ़े भी हैं, कमज़ोर भी हैं, छोटे भी हैं, नाटे भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। और मिर्ज़ा खुर्शीद उनको ले जा कर के अपने अहाते में, अपने परिवेश में ले जाते हैं, अपने परिसर में ले जाते हैं। पहले गोबर को बात समझ नहीं आती है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है गोबर, तब प्रेमचंद जी ने खुलासा किया है कि दरअसल मिर्ज़ा खुर्शीद, और आपको याद होगा कि जो मिस्टर तनखा और मिस मालती और मिस्टर खन्ना, इन लोगों की जो चौकड़ी है मिर्ज़ा और राय साहब, ये वहाँ पर फिर से दृश्य में ले आए हैं प्रेमचंद। और वहाँ पर मिर्ज़ा का जो शौक़ है वो ये शौक़ है कि वो अमीरों से टिकट के रूप में पैसे लेकर के और गरीबों से कबड्डी या कुछ इस तरीके के खेलों का आयोजन करते हैं और उनको बांट देते हैं, जिससे वहाँ पर मनोरंजन भी होता है और सब लोगों को मिलने का अवसर भी मिलता है। जब हम अंदर देखते हैं कि उस परिसर में उस कबड्डी के आयोजन के पीछे क्या चल रहा है, तो आपको याद होगा कि पीछे वही चल रहा है। जैसे आपको याद होगा कि पिछले पृष्ठों पर जब शिकार का आयोजन किया गया था, तो भी सब अपने अपने उद्देश्य के साथ शिकारों की टोली पर निकले थे और बातें जो हुई थी उनके पीछे कोई एक विशेष उद्देश्य था। बिल्कुल उसी तरीके से कबड्डी के आयोजन में भी आपने सुना होगा पिछली बार कि मिस्टर तनखा जो हैं वो राय साहब से कह रहे हैं कि वो कैसे उनसे सूद कैसे वो अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी को वो रख करके, गिरवी रख करके कैसे सूद की व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं। ये उनकी प्रोफेशनल बातचीत चल रही है। वहीं मिस्टर तनखा जो हैं वो मालती के पीछे पड़े हुए हैं कि वो काउंसिल का चुनाव इलेक्शन लड़ लें। तो मिस मालती भी वहाँ पर हथियार डालती नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, मुझे ना तो दिलचस्पी है और ना ही मेरे पास इतना धन बल है। और ये धन बल की बात करते करते प्रेमचंद जी जैसे कि अपने सूत्र छोड़ते हैं लिखते वक्त, उन्होंने लिखा है, मुझे याद भी है, आपको भी होगा, कि सेवा भाव, जाति, कुल, ये सब धन के सामने बैठ जाता है और धन बल के आगे कभी। हाँ, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि बड़े बड़े आंदोलन जो है वो धन के सामने परास्त होते देखे हैं मैंने। ये मालती जी से प्रेमचंद जी ने कहलवाया है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि फिर से हम शहर के परिवेश में आ गए हैं, शहर के लोगों के पात्रों के करीब हमें ले आए हैं प्रेमचंद जी, जहाँ सबकी अपनी अपनी एक
विश है, एक सबका अपना उद्देश्य है और उसको पूरा करने के चक्कर में ये लोग मिलते हैं, किसी तथाकथित आयोजन के बहाने मिलते हैं। बातें उनकी वही होती हैं जहाँ उनको किसी से कुछ कराना होता है या किसी सामने वाले को आप कहिए कि शीशे में उतारने की लोग एक दूसरे को शीशे में उतारने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ ख़त्म हुआ था कि मिस मालती जो है वो स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि काउंसिल के चुनाव के लिए रानी साहिबा बहुत उपयुक्त हैं क्योंकि उनके पास बहुत धन है और मुझसे ये संभव नहीं होगा। आज मैं आपको 33वां अध्याय पढ़ के सुना रही हूँ, सुनते हैं। इधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी खेली नहीं थी। मिर्ज़ा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थीं। रूह भरने में वे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्ज़ा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के लिए भी और परियों के लिए भी। मालती का ध्यान उधर ही लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब इस प्रसंग से ऊबे हुए मालूम हो रहे थे। मालती ने मानो उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है, मिर्ज़ा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को ये क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्ज़ा से मुकाबला करने, समझते थे ये तो फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता क्या? खन्ना ने फिर चढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है, मज़ा आएगा तब जब मिर्ज़ा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोल जाएंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछ रही हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक ही आदमी तो सामने आता है। हाफ टाइम में एक ही आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का तो एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मरते रहेंगे और आखिर में मेहता भी मर जाएंगे। मैं गवारों के खेल को नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे सकती हूँ। आपसे जीतने का ही दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से कोई हमदर्दी नहीं थी। कोई ये नहीं कहता कि अब इसे खेल को ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं करते? अपने यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी और तब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे होंगे। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे पर उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चल रही थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पे है। अगर वो बचकर अपनी पाली में लौट जाते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ेगा। वे दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वो सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वे मेहता चले, जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर बढ़ रहे थे। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित होती जाती थी। किसी की गर्दन टेढ़ी होती जाती थी, कोई आगे को झुका हुआ है। वातावरण गर्म हो गया, पारा ज्वाला बिंदु तक आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे, दल पीछे हटता जाता था। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो मिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त होते जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी कौन तमाशाई। सब गड्ढमड्ढ हो गया है। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुड्ढे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते, मगर वो 1 इंच भी नहीं खिसक पाए। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भाग उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, ये फेयर नहीं है, बाजी डन रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक ये ची न बोलेंगे मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
क्यों नहीं ची बोलते। मालती और आगे बढ़ी और बोली, ची बोलने के लिए आप इतनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्ज़ा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें ची बोले, मैं तभी उठूँगा। मेहता ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, पर मिर्ज़ा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़ कर घसीटने की कोशिश की, कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे भूकंप आ गया, मिर्ज़ा साहब ज़मीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हज़ारों आदमी पागलों की तरह टोपियाँ और पगड़ियाँ और छड़ियाँ उछाल रहे थे। कैसे ये काया पलट हो गई, कोई समझ ही ना पाया। मिर्ज़ा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर एक ही शब्द था, डॉक्टर साहब ने बाजी पलट दी। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी, उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के लिए चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्ज़ा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे। मालती मेहता के बगल में बैठी थी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ, महिला की सहानुभूति हार को जीत में बदल सकती है। मिर्ज़ा ने मालती की ओर देखा, अच्छा ये बात थी, तभी मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी, बोली, आप बड़े बेमुरव्वत आदमी हैं मिर्ज़ा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, यह क्यों नहीं ची बोल रहे थे। मैं तो ची न बोलता, आप चाहे मेरी जान ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही, फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए। मेहमान लोग विदा हुए। मालती को एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्ज़ा रह गए। अभी उन्हें स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे। कपड़े कैसे पहनते, गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्ज़ा ने पूछा, शादी कब तक होगी। मेहता ने अचंभे में पूछा, किसकी, आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है। वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया ये भी कोई छिपाने वाली बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है कि मेरी शादी होने जा रही है। और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी। मेहता गंभीर स्वभाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्ज़ा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और उनमें कितनी खूबियां हैं, लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वो उनमें नहीं है और शायद हो भी ना। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है और आत्मा शरीर की हो जाती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है, वह अपने को क्या मिटाएगा। शून्य, अगर वो अपने को मिटाने की कोशिश करेगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा, सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि विज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़र में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कह सकता हूँ। मैं उससे ये आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूं तो भी प्रशंसा का भाव उसमें ना आए, और उससे ये आशा रखता हूँ कि उससे ये भाव ना आए। फिर से सुन लीजिए, मैं कहता हूँ संसार में जो कुछ सुंदर है वही स्त्री है। मैं उससे ये आशा रखता हूँ कि मैं उसे अगर मार भी डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें नहीं आएगा। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसमें ईर्ष्या नहीं जगेगी। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर शायद अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। मिर्ज़ा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल तो दीजिए, मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है, कितना प्रेम है उनसे। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उनके लिए रत्ती भर स्थान नहीं, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वे अपने को उन पर न्यौछावर कर देंगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाएं तो भी उनकी वफादारी में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी खन्ना उनकी कदर नहीं करते, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उनके चरण धोके पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसे मैं आइंस्टाइन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से।
खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई मिलेगा। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश करिए, मैं भी करता हूँ, शायद कभी तकदीर जाग जाए। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप ले लेता है तभी ब्याह है। उससे पहले तो वो अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी, कल फिर आ जाना। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुमको रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूँ? आप जो चाहें दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से डरता नहीं था। उसे रुपए मिले, वह 8 पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए में तो पूछना ही क्या, वह तो प्राण ही दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए तो मैं वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़ जाना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया था। 34वें अध्याय के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले रविवार। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और उनके गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।